फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल माई क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम संसाधन एवं विकास से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इस वीडियो में हम संसाधन एवं विकास के प्रश्न अभ्यास को हल कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आपके ऑप्शन है क नवीकरण योग्य, बी ख प्रवाह, ग जैव तथा घ अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? आपके ऑप्शन है क पुनः पूर्ति योग्य, ख अजैव, ग मानवकृत तथा घ अचक्रीय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है क गहन खेती, ख अधिक सिंचाई, ग वनोन्मूलन तथा घ अति पशुचारण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती, जिसको सोपानी खेती भी बोलते हैं, तो किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है क पंजाब, ख उत्तर प्रदेश के मैदान, ग हरियाणा तथा घ उत्तरांचल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उत्तरांचल। उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आपके ऑप्शन है क जम्मू और कश्मीर, ख राजस्थान, ग गुजरात तथा घ झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ झारखंड। झारखंड में काली मृदा पाई जाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? ऐसे 3 राज्यों का नाम बताना है जहां पर काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। हमारा उत्तर हो जाएगा, काली मृदा का रंग काला होता है। इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक शैलों से बनती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मृदा का रंग काला होता है और इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा भी बोलते हैं। ये लावाजनक शैलों से बनी होती हैं और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं क्या हैं और उस मृदा की 3 विशेषताएं बताना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और इस जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं? चलिए देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह मृदा जो है हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी
में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है और अधिक जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? तो गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमारा आंसर हो जाएगा, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मृदा अपरदन कहते किसको हैं। तो आंसर होगा, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से होने चाहिए। पहला है, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं। तो समोच्च जुताई करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। घास क्यों उगाई जाती है फसलों के बीच में? क्योंकि ये जो घास होती है हवा के द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। नेक्स्ट है, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल के प्रवाह को समुचित ढंग से कृषि के कार्य में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनलिकाओं के फैलाव को भी रोकते हैं। मृदा रोधक जो बांध होते हैं वो अवनलिकाओं के फैलाव को भी रोकते हैं। क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दे। तो आंसर हो जाएगा, जैव संसाधन। पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। अजैव संसाधन, अब अजैव संसाधन को समझते हैं। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। जो सजीव से बने हैं वो जैव हो गए और जो निर्जीव से बने हैं वो अजैव हो गए। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर 120 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 के वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भोग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल प्राप्त भूमि में 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 22.5% भूमि पर वन है। 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। 7.7% भूमि पर परती है, भूमि परती भूमि है। 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है और 4.6% बंजर भूमि है।
वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकीकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि का निम्नीकरण होने से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि भारत में कितने परसेंट भूमि किस किस चीज़ में उपयोग होती है, कितने परसेंट चारागाह के लिए है, कितना कृषि योग्य है, कितना बंजर है, कितना पर बागान है और कितना परती है। तो इस हिसाब से हमने भूमि का विभाजन किया है। और वन नीति के अनुसार जो नियम है 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण निरंतर वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए और वनों के प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। और आगे है, ये कुछ परियोजना के कार्य हैं, परियोजना कार्य के प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को आपको स्वयं करना है। अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों के उपभोग और संरक्षण को दर्शाते हुए एक परियोजना तैयार करें। ये विद्यार्थी को स्वयं करना है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।